हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका केमिस्ट्री ब्लॉग्स पे। मैं दयानंद यादव और हम लोग यहाँ पे फिजिकल पावर सीरीज में हैं। फिजिकल पावर सीरीज में हमारा सॉलिड स्टेट का थर्ड लेक्चर है आज। प्रीवियस लेक्चर्स में मैं आप लोगों को क्या पढ़ा चुका हूँ एक बार बता देता हूँ। प्रीवियस लेक्चर्स में मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ क्रिस्टल एंड अमॉर्फस सॉलिड्स, टाइप ऑफ क्रिस्टल सॉलिड्स, यूनिट सेल एंड क्रिस्टल लैटिस, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल इन 2D एंड 3D, ट्रिक फॉर लर्न ब्रेविस क्लासिफिकेशन, 14 टाइप की लैटिस कैसे लर्न करनी, ये मैंने ट्रिक बताई थी फर्स्ट लेक्चर में। सेकंड लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था क्यूब एंड हेक्सागोनल की डिटेल्ड स्ट्रक्चर्स। क्यूब में अल्टरनेट कॉर्नर्स, अल्टरनेट फेस सेंटर्स, अल्टरनेट एज सेंटर्स कितने होते हैं, बॉडी डायगोनल एंड फेस डायगोनल कितने होते हैं, फेसेस कितने होते हैं, कॉर्नर कितने होते हैं, इफेक्टिव पार्टिसिपेशन कितना होता है। ऐसे हेक्सागोनल में इफेक्टिव पार्टिसिपेशन कितना होता है, पार्टिकल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल में। इसके अलावा मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, सिमेट्रिक एलिमेंट्स बताए थे, 23 एलिमेंट्स बताए थे। क्यूबिक यूनिट सेल में 23 एलिमेंट्स मतलब पाए जाते हैं। किसके? सिमेट्रिक एलिमेंट्स, प्लेन, एक्सिस एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। मैंने बताया था रेक्टेंगुलर प्लेन, बॉडी डायगोनल प्लेन, ऐसे सारे टर्म मैंने वहाँ से अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। तो आप लोग ये प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिएगा। इसके अलावा अपने केमिस्ट्री ब्लॉग्स पे इनऑर्गेनिक सुपर सीरीज चल रही है जिसमें मैं पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहा हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। इसके अलावा हमारी जीओसी स्पेशल सीरीज चल रही है ऑर्गेनिक में, ये भी देखना न भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में मैंने लास्ट में एक क्वेश्चन दिया था, सबसे पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन था पार्टिकल्स ए आर प्रेजेंट एट अल्टरनेट कॉर्नर्स, बी आर प्रेजेंट एट अल्टरनेट फेस सेंटर्स एंड सी आर प्रेजेंट एट अल्टरनेट एज सेंटर्स। फाइंड द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एंड second part, if we remove particles from any body diagonal plane then the new formula of compound will be। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रीवियस क्लास में मैंने ये सब बता रखा है। अल्टरनेट कॉर्नर्स कितने होते हैं 4, अल्टरनेट फेस सेंटर्स कितने होते हैं 2, अल्टरनेट एज सेंटर्स कितने होते हैं 4। ठीक, पार्ट फर्स्ट को सोल्व करते हैं। ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है आप लोगों को। ए है अल्टरनेट कॉर्नर्स पे, अल्टरनेट कॉर्नर होते हैं 4, एक पे पार्टिसिपेशन होता है 1/8, ये मैंने सिखा रखा है। बी अल्टरनेट फेस सेंटर्स पे अल्टरनेट फेस सेंटर होते हैं 2, इफेक्टिव पार्टिसिपेशन होता है 1/2। सी अल्टरनेट एज सेंटर्स पे हैं, अल्टरनेट एजेस होते हैं 4, इफेक्टिव पार्टिसिपेशन होता है 1/4। तो ये रेशियो आ गया 1/2 रेशियो 1। तो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या हो जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी इज 1/2 रेशियो 1। पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 1:2 मीन्स द कंपाउंड इज AB2C2। ठीक, ये पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 पे चलते हैं। पार्ट 2 क्या कह रहा है? पार्ट 2 कह रहा है भैया कुछ पार्टिकल्स रिमूव कर दो। कहां से कर दो? पार्टिकल्स रिमूव कर दो किसी एक बॉडी डायगोनल प्लेन से। तो कर देते हैं, क्या दिक्कत है। तो देखिए पार्टिकल्स कहां पे है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अल्टरनेट कॉर्नर्स पे है। मैं आप लोगों को यहाँ पे अल्टरनेट कॉर्नर के ये मैंने डॉटेड बना दिए हैं। ये डॉट्स जो है अल्टरनेट कॉर्नर्स को शो करते हैं। ऐसे अल्टरनेट एजेस रेंडमली ले लीजिए कोई से भी, ये अल्टरनेट एजेस हैं यू मान लेते हैं। और ऐसे ही अल्टरनेट फेस सेंटर्स ले लीजिए। अल्टरनेट फेस सेंटर जो है मैंने ये वाले ले लिए, मान लेते हैं एक इधर वाला अल्टरनेट ले लेते हैं, एक इधर वाला, 2 अल्टरनेट फेस सेंटर ले लिए। ठीक, ये कैसे आए ये मैंने आप लोगों को पहले बता रखे हैं। ठीक, अब क्या करना है, बॉडी डायगोनल प्लेन से रिमूव करने हैं पार्टिकल्स को। इसमें क्या है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, मतलब मोर देन 1 टाइप के आंसर पॉसिबल हैं। तो मैं पहले इस यूनिट सेल में क्या करता हूं, एक बॉडी डायगोनल प्लेन ले लेता हूं कुछ इस तरह से। ये बॉडी डायगोनल प्लेन मैंने ले लिया, इसको इसके साथ ज्वाइन करके इस तरह से ये बॉडी डायगोनल प्लेन मैंने ले लिया। इस बॉडी डायगोनल प्लेन में आप लोगों को ये मार्किंग दिख रही होगी, ये बॉडी डायगोनल प्लेन मैंने लिया है, ये वाला देख रहे हो आप लोग, ये वाला बॉडी डायगोनल प्लेन मैंने लिया है। इससे आंसर क्या आएगा, अलग अलग स्थितियों में अलग अलग आंसर आएंगे भैया, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, यदि ये वाला बॉडी डायगोनल प्लेन लेता हूं मैं, बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। तो क्योंकि ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है तो अच्छे से देखना, समझ में आ जाएगा। यदि मैं ये वाला बॉडी डायगोनल चूज करता हूं तो ए के साथ क्या होगा, बी के साथ क्या होगा और सी के साथ क्या होगा। पहले ए के साथ देखते हैं। ए के कॉर्नर कितने जा रहे हैं, तो 2 कॉर्नर जा रहे हैं। तो ए के लिए पहले कितना था, 1/2 था, उसमें से 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्योंकि इफेक्टिव पार्टिसिपेशन कॉर्नर पे कितना हुआ 1/8। कितने कॉर्नर यहां से रिमूव हो जाएंगे, 2 कॉर्नर पार्टिकल रिमूव हो जाएंगे। तो फाइनली ए अपना बचेगा 1/4 इस सिचुएशन में। सेकंड अपन ले लेते हैं बी। बी के लिए बात करें तो
बी कहाँ थे, ऑल्टरनेट फेज सेंटर्स पे, दोनों फेज सेंटर जा रहे हैं, तो ये 1 था, 1 में से 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मतलब पूरे के पूरे चले गए, तो बी कितने बचे 0। सी कितने बचे, तो देखिए एज सेंटर, ऑल्टरनेट एज सेंटर जो हमने लिए थे उनमें से एक भी यहाँ से गायब नहीं हुआ, मतलब कोई भी सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। कोई एज सेंटर, देखो ये एज सेंटर, ये एज सेंटर, ये चारों के चारों इस प्लेन में नहीं आ रहे, इसका मतलब कोई भी हम रिमूव नहीं करेंगे। यदि ये वाला हम लेते हैं पर्टिकुलरली, तो इस केस में हमारे कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी, ए के कितने पार्टिकल हो गए 1/4, बी कितने हैं 0, सी कितने हैं 1, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा AC4, इट इज द फॉर्मूला। अब सिर्फ यही नहीं है प्यारे बच्चों, यही नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मतलब ये मल्टी करेक्ट क्वेश्चन आता है, मल्टी करेक्ट आंसर वाला, तो ये करेक्ट आंसर है। और क्या करेक्ट हो सकता है, एक और ट्राई करते हैं, ऐसे बहुत सारे होंगे, 3-4 हो सकते हैं, तो मैं 1-2 यहां पे आप लोगों को करके दिखा रहा हूं। देखिए यदि मैं ये वाला बॉडी डायगोनल न लेके एक दूसरा बॉडी डायगोनल ले लेता इस तरह से, एक और अपन देख लेते हैं, मैं एक और क्यूब बना रहा हूं। इसमें मैंने क्या किया, मैंने कॉर्नर्स ले लिए, ऐसे ही 4 कॉर्नर बना लेते हैं, कोई से भी 4 उठा लो, ये मैंने 4 कॉर्नर बना दिए इस तरह से, ये 4 कॉर्नर पे पार्टिकल है। अब मैंने एज सेंटर्स कौन से ले लिए, एज सेंटर्स ले लिए ये वाले, एज सेंटर्स ले लिए ये वाले, और इस तरह से आपने फेस सेंटर जो है वो वाले ले लिए, ये वाले फेस सेंटर ले लिए, ठीक, ये वाले ले लिए आपने फेस सेंटर्स, ठीक। अब आपको क्या करना है, एक बॉडी डायगोनल प्लेन आप लोगों को यहाँ पे अज्यूम करना है। मैंने ये वाला बॉडी डायगोनल प्लेन लिया है यहाँ पे, ये अलग है उससे क्योंकि मैंने पार्टिकल की लोकेशन को बदल दिया है, तो ये वाला मैंने ले लिया। इसमें कौन कौन आ रहे हैं, पहली बात इसमें फेस सेंटर्स नहीं आ रहे, ये वाला फेस सेंटर इस बॉडी डायगोनल प्लेन में नहीं आएगा, ये बॉडी डायगोनल प्लेन यूं जा रहा है। आप कमरे में इस कॉर्नर और सामने वाले कॉर्नर को इमेजिन करिए, इन दोनों के बीच में एक प्लेन जा रहा है, ये किसी भी फेस सेंटर को कर रहा है टच, तो इधर वाले और इधर वाले फेस सेंटर को टच कर रहा है, लेकिन ऊपर नीचे और आमने सामने वाले फेस सेंटर्स को टच नहीं कर रहा है। हमने ऊपर नीचे वाले लिए हैं इसलिए फेस सेंटर्स नहीं आएंगे इसमें। ए के साथ सेम ट्रीटमेंट है, ए के लिए आप कहेंगे कि पहले कितना था 1/2 था, अब 1 मल्टीप्लाइड बाई 8 माइनस मल्टीप्लाइड बाई 2 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस कर दीजिए, मतलब ये तो 1/4 ही आएगा। बी के बारे में बात करें तो बी में से कितने थे, पहले 1 थे, कोई भी नहीं जा रहा है, फेस सेंटर इसमें इंक्लूडेड नहीं है। सी को देख लीजिए, सी पे बात करें तो हम लोग कहेंगे सी पे एज सेंटर कितने जा रहे हैं 2, एज सेंटर कितने जा रहे हैं, इस केस में 2 जा रहे हैं, उसमें एक भी नहीं जा रहा था। ये वाला एज सेंटर जा रहा है, सामने वाला एज सेंटर जा रहा है, 2 एज सेंटर जा रहे हैं, तो एक में से क्या करो माइनस कर दो, 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 2 मतलब हाफ माइनस कर दो तो बचेगा 1 माइनस हाफ मतलब हाफ। ये अपना रेशियो आ गया ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ गया 1/1/2, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1/4/2। तो इस बार जो फॉर्मूला आया सेकंड ऑप्शन में, जो फॉर्मूला आया ये आया अपना AB4C2, ये भी करेक्ट आंसर है प्यारों, ये भी करेक्ट आंसर है AC4। ऐसे ही और भी ऑप्शन बनेंगे, तो बाकी सब आप सोल्व करके कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, एक बार वीडियो को यदि आपको कम समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को पूरा अच्छे से रिवाइज कर लेना, देख लेना। ये मल्टी करेक्ट है, मतलब आप लोगों को मोर देन 1 करेक्ट चॉइसेस मिलेगी, ठीक। ये सिंगल करेक्ट है, फर्स्ट फॉर्मूला फिक्स्ड है, वो एक ही आएगा। चलिए, तो क्वेश्चन आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा, और मेहनत करिए, एक बार और ट्राई कर लीजिए, खुद करके देखिए, फिर आप लोग मेरे को समझने की कोशिश करिए, शायद आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में मैं आप लोगों को बहुत शानदार चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। हेक्सागोनल यूनिट सेल में हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं, एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स में ए एंड आर रिलेशन क्या होते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन एंड वॉइड फ्रैक्शन कितना होता है, कितनी खाली होती है यूनिट सेल, कितनी भरी हुई होती है, ये सब बातें आज करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आप लोग देख ही पा रहे होंगे। नेक्स्ट हम बात करें रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। ए क्या है, यूनिट सेल की एज लेंथ, आर क्या है, स्फेयर का रेडियस। हम हर एक पार्टिकल को स्फेरिकल मानते हैं, स्फेयर का रेडियस। इसके अलावा पैकिंग एफिशिएंसी, वॉइड फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन एंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। देखिए अपने इस चैनल पे कभी टाइम पास नहीं होगा, क्वालिटी में हम बात करेंगे, क्वालिटी में डील करेंगे।
कहीं भी आप लोगों को हल्का फील नहीं होगा। मैंने देखा है ज़्यादातर यूट्यूब पे लोग ऊपर ऊपर की 4 बातें बताते हैं, बात खत्म, वहीं पे थोड़ा एंटरटेन कर देते हैं, थोड़े जोक सुना देते हैं, थोड़ी मजाकें हो जाती है। लेकिन अपने यहाँ मेरा ऐसा कोई एम नहीं है कि मुझे जोक सुना के और इस तरह से कुछ एंटरटेन करना है। एंटरटेन करने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास, बहुत सारे वीडियोज एंटरटेन पे बनते हैं, लाखों करोड़ों हर पल बनते हैं। हमारा यहाँ एम है जेई एडवांस तक जाना, केवीपीवाई ओलंपियाड के लेवल को टच करना, और ये तभी पॉसिबल है जब हम डेडिकेटेड होकर पूरे जोश खरोश के साथ काम करेंगे। तो इस टॉपिक में हर एक यूनिट सेल, तीनों टाइप के क्यूबिक एंड हेक्सागोनल, हर एक यूनिट सेल की ये सारे काम एक साथ हम करेंगे। कैसे करेंगे, शुरू करते हैं बिना टाइम पास किए। पहला हमारा जो यूनिट सेल है वो है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। देखिए प्यारे बच्चों, मैं फिर कह रहा हूं, एक एक यूनिट सेल पे ये सारे टॉपिक एक साथ पढ़ेंगे तभी मजा आएगा। तो आप लोग समझने की कोशिश करिए। सबसे पहली बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्फेयर्स किसी यूनिट सेल में टच कहां करते हैं, एक दूसरे को, एक दूसरे के कांटेक्ट में कहां होते हैं। तो ये है हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे आप एससी कहते हो, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल कहते हो। इसमें पार्टिकल्स केवल और केवल कॉर्नर्स पे होते हैं। आप लोग जानते हो क्यूब में सभी लेंथ ए बी सी तीनों के तीनों इक्वल होते हैं। देन एट एज लेंथ इज जस्ट इक्वल टू ए। मैं ए को क्या कह रहा हूं, एज लेंथ कह रहा हूं, तो आप लोग जो है समझ पा रहे होंगे एज लेंथ क्या है, ए। हर एक साइड क्या है, ए। हर एक साइड क्यूब की क्या है, ए। पार्टिकल्स हम मान रहे हैं स्फेरिकल है। तो रियली सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आप लोग याद रखोगे पार्टिकल्स एक दूसरे को टच करते हैं एजेस पे। कहां पे, साइड्स पे, एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं। इस डायग्राम को, इसके एक फेस को आप देखिए, शायद आप लोगों को 2D में ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ये जो पार्टिकल है, इस कॉर्नर वाला पार्टिकल, हमने कहा था हम पॉइंट से, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। डॉट सेंटर ऑफ मास होता है। तो एक्चुअल में पार्टिकल स्फेरिकल है। पार्टिकल कुछ ऐसा है। ये पार्टिकल इस दूसरे पार्टिकल के डायरेक्ट कांटेक्ट में यहां पे, ये पार्टिकल इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में यहां पे, और ये पार्टिकल इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में है यहां पे। तो प्यारे बच्चों याद रखना है, पार्टिकल्स टच टू ईच अदर वेयर, पार्टिकल्स जो कि अपने स्फेयर्स हैं, स्फेयर टच टू ईच अदर, यही बात याद रखने की है। कहां टच करते हैं, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। एट द साइड और साइड ऑफ क्यूब, जो कि अपना क्या है, एज। जो क्यूब का एज है वहां पे एक दूसरे को टच करते हैं। क्योंकि हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा, आप लोगों को मैंने अभी भी बताया कि ये वाला लेंथ कितना है, ए, और रेडियस कितना मान लेते हैं हम लोग, स्फेयर का रेडियस मान लेते हैं आर। इट इज द रेडियस ऑफ स्फेयर। आप लोग जानते होंगे ये एक स्फेयर है तो ये इसका रेडियस है। तो आर यहां पे क्या है, रेडियस ऑफ स्फेयर, रेडियस ऑफ स्फेयर। ठीक, क्या रिलेशन आया, दूर से दिख रहा है, ए टू आर के इक्वल है। तो प्यारे बच्चों सीधा लिख दीजिए यहां पे, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल्स कहां कांटेक्ट में होते हैं, एजेस पे, साइड पे, और साइड जो है होती है ए, साइड लेंथ, एज लेंथ कितनी होती है, ए। तो ए जस्ट इक्वल टू कितना होगा, 2r। तो यही लिख देते हैं, ए जस्ट इक्वल टू 2r। पहला काम हमारा हो चुका है। रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ए एंड आर रिलेशन है, ए इक्वल टू 2r। नेक्स्ट है पैकिंग फ्रैक्शन, वॉइड फ्रैक्शन, नियरेस्ट नेबर, डिस्टेंस। ये तीनों पे बात करते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन मतलब होता है हमारी यूनिट सेल का कितना पार्ट ऑक्यूपाइड है बाय स्फेयर्स। पार्टिकल्स ने कितना ऑक्यूपाई कर रखा है टोटल वॉल्यूम का, और कितना वैकेंट है। तो जो वैकेंट होता है उसे हम वॉइड फ्रैक्शन कहते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन मतलब कितना पैक्ड है। फ्रैक्शन होता है आउट ऑफ 1, एक में से कितना है इसे कहते हैं फ्रैक्शन। परसेंट होता है 100 में से, 100 में से कितना है वो होता है परसेंटेज। जैसे किसी के 95% आए, बोर्ड एग्जाम में अभी रिजल्ट आया बोर्ड का, 95% आए, इसका मतलब यदि 100 मार्क का पेपर होता तो उसको 95 मिले, ऐसे हम समझते हैं। तो उसका फ्रैक्शन में रिजल्ट कितना आया, 0.95। यदि टोटल स्कोर कितना होता 1, मैक्सिमम स्कोर कितना होता 1, तो 1 में से कितना आया 0.95। तो फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100 क्या होता है, परसेंटेज। ठीक, कैसे निकालते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर्स इन यूनिट सेल। देखो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर्स, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, क्योंकि सारे के सारे पार्टिकल स्फेरिकल हैं,
तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर मल्टीप्लाइड बाई जेड। जेड क्या है? जेड है नंबर ऑफ इफेक्टिव पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, ये हम पहले से जानते हैं। जेड कितना होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए? 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8 आप लोगों को सिखा रखा है मैंने, ये रैंक ऑफ यूनिट सेल भी कहते हैं इसे। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं? 1 ओनली, ठीक। अब ये क्या हो गया? ऑक्यूपाइड वॉल्यूम। भाई एक स्फेयर ने कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करी? 4/3 पाई आर क्यूब। और टोटल कितने स्फेयर्स उस यूनिट सेल में हैं? तो ये होगी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई पार्टिकल्स। तो इसे मैं कह सकता हूं इट इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई पार्टिकल्स। पार्टिकल्स ने कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखी है, यही तो निकालते हैं, कितना ऑक्यूपाई कर रखा है, टोटल कितना था, इसका रेशियो क्या होता है? फ्रैक्शन। तो यहां हम क्या लेंगे? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, खत्म बात, ठीक। इट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। तो अपने इस वाले सिस्टम के लिए क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो लिख लो 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई जेड होता है 1 डिवाइडेड बाई ए क्यूब। क्योंकि बचपन में आप लोगों ने पढ़ा था ए इक्वल टू 2r होता है, तो लिख दीजिए 2r, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 2r होल क्यूब। और ये एग्जैक्टली आएगा 0.524, कैलकुलेट कर रहे हैं ना, 0.524, क्योंकि r से r कट जाएगा। 0.524 इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। ये सेकंड थिंग हमारी आ चुकी है, पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है प्यारे बच्चों। पैकिंग फ्रैक्शन को कोई कहे पैकिंग परसेंटेज कितना है, तो पैकिंग एफिशिएंसी इन परसेंट इक्वल्स टू 0.524 मल्टीप्लाइड बाई 100, मतलब 52.4% पार्ट क्या होता है? ऑक्यूपाइड होता है। तो प्यारे बच्चों वैकेंट कितना होगा? वैकेंट हो जाएगा 47.6। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, ये पैकिंग फ्रैक्शन है, यहां पे मैं लिख देता हूं वॉइड फ्रैक्शन कितना होगा? तो वॉइड फ्रैक्शन होगा 1 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन, 1 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन, 1 माइनस कितना हो गया? 0.524, तो 0.476 शायद हो जाएगा, 0.476, ठीक। ये हो गया अपना वॉइड फ्रैक्शन, ठीक है, 0.476, ठीक। देखो रिलेशन आ गया, पैकिंग फ्रैक्शन आ गया, वॉइड फ्रैक्शन आ गया। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस उस डिस्टेंस को कहते हैं जहां पे पार्टिकल्स एक दूसरे को टच करते हैं, और उन दोनों न्यूक्लियस के बीच का कितना डिस्टेंस है। तो थर्ड पॉइंट है अपना नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। ये थोड़ा सा कम दिख रहा होगा या खराब दिख रहा होगा, कोई नहीं। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस हमेशा ही फिक्स्ड है, इक्वल टू 2r होती है, और इसमें 2r किसके इक्वल है? a के इक्वल है। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस का मतलब है दो स्फीयर जहां एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो उन दोनों न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। ये हमेशा ही 2r होती है। इसे a से कैसे रिलेट करना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है 2r जस्ट इक्वल टू a। तो प्यारे बच्चों उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट यूनिट सेल की ओर। फिर भी यदि आप लोगों को कोई डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आप लोगों के हर एक डाउट को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट यूनिट सेल ले लेते हैं FCC, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल्स फेस डायगोनल पे एक दूसरे को टच करते हैं। सबसे पहले तो फेस डायगोनल होता क्या है आप लोगों को थोड़ा सा याद दिला देता हूं। आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे पार्टिकल्स सभी कॉर्नर्स पे होते हैं। कॉर्नर्स के अलावा पार्टिकल्स कहाँ होते हैं? फेस सेंटर्स पे, सभी फेस सेंटर्स पे पार्टिकल पाए जाते हैं। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। पार्टिकल्स एक दूसरे को टच कहाँ करते हैं? तो पार्टिकल्स या स्फीयर्स टच टू ईच अदर कहाँ पे? एट फेस डायगोनल। फेस डायगोनल कहाँ होती है देख लेते हैं। देखिए ये एक फेस उठा लीजिए, कोई एक फेस ले लीजिए आप लोग, ये होती है फेस डायगोनल, ये होती है फेस डायगोनल, ठीक।
हर एक फेस पे 2 डायगोनल होती है। यहाँ फेस डायगोनल पे एक पार्टिकल होता है, ये पार्टिकल इस वाले के भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होता है, इस वाले के भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होता है, इस वाले के भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होता है, लेकिन यहाँ पे इस ए पे मतलब एजिज पे कोई एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में नहीं होता। तो मेरे प्यारे बच्चों दिस डिस्टेंस इज ए, दिस डिस्टेंस इज ए, दोनों डिस्टेंस कितनी है ए, ये है एज लेंथ, लेकिन ये एज लेंथ तो क्या नहीं है, ये तो आर से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये जो फेस डायगोनल है इस पे आप देख पा रहे होंगे दिस फेस डायगोनल इज 4r, इधर से ले लो चाहे आप इधर से ले लो, फेस डायगोनल किसके इक्वल होती है 4r के। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, एक ट्राइंगल लेते हैं ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में आप देख रहे होंगे कि 4r स्क्वायर जस्ट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देख पा रहे होंगे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जस्ट इक्वल टू 4r स्क्वायर। तो आप लोग कह सकते हो 4r स्क्वायर जस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, 4r स्क्वायर 2a स्क्वायर के इक्वल आ गया, तो 4r जस्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा √2a। ठीक, तो r जस्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा √2a डिवाइडेड बाई 4, या इसका जस्ट उल्टा ले लीजिए a जस्ट इक्वल टू 4r डिवाइडेड बाई √2। पहली बात आ गई a एंड r रिलेशन। नेक्स्ट चलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन पे। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, तो पैकिंग फ्रैक्शन के लिए वही अपना फॉर्मूला है, पैकिंग फ्रैक्शन जस्ट इक्वल टू स्फेयर की वॉल्यूम, स्फेयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई r क्यूब मल्टीप्लाइड बाई z। आप लोगों को याद होगा, नहीं तो मैं दिला देता हूं, z यानी रैंक ऑफ यूनिट सेल यानी इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच यूनिट सेल कितने होते हैं 4 डिवाइडेड बाई a क्यूब। देखिए प्यारे बच्चों, पैकिंग फ्रैक्शन जो है यहां से आ जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई a की जगह क्या रख दीजिए 4r डिवाइडेड बाई √2 होल क्यूब, r से r कैंसिल हो जाएगा, कुल मिला के पैकिंग फ्रैक्शन आएगा 0.74। तो यहाँ से आप लोगों को एक और चीज़ मिल गई, क्या मिल गया प्यारे बच्चों, यहाँ से मिल गया आप लोगों को पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल्स टू 0.74। तो ऑब्वियसली वॉइड फ्रैक्शन क्या होगा, वॉइड फ्रैक्शन कितना होगा, तो मैं कहूँगा 0.26, इट इज़ वॉइड फ्रैक्शन। सीधा याद भी रख सकते हैं, नीट वाले बच्चे आराम से याद रख सकते हैं, क्योंकि नीट में क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नहीं होता, डेटा ज़्यादा याद रखना होता है। तो वॉइड फ्रैक्शन परसेंटेज में कोई पूछे तो पैकिंग एफिशिएंसी इन परसेंटेज, पैकिंग एफिशिएंसी इन परसेंटेज हो जाएगी 74%, है ना। वॉइड परसेंट कोई पूछे तो ये हो जाएगा 26%। मैंने पहले ही बताया था। नेक्स्ट टॉपिक अपना नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस हमेशा कितनी होती है इक्वल टू 2r। तो 2r ले लीजिए, ये r है, ये 2r। ठीक, r की वैल्यू हम a के टर्म में पहले से जानते हैं √2/4a। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जस्ट इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई r इक्वल टू होता है √2a डिवाइडेड बाई 4, 2 से 4 काट दीजिए, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इक्वल टू √2a डिवाइडेड बाई 2, ये आ गई a के टर्म में नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, फिर भी कुछ गलतियां हो गई हो, कुछ समस्याएं रह गई हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई डाउट रह गया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा आपके सभी डाउट्स को रिजॉल्व करने की। तो एफसीसी था, एफसीसी आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये मैं उम्मीद करता हूं। तो नेक्स्ट अपना यूनिट सेल है बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसके लिए z इक्वल टू होता है 2। पार्टिकल्स एक दूसरे को कहाँ टच करते हैं, पार्टिकल्स टच टू ईच अदर एट बॉडी डायगोनल। यहाँ पे एक पार्टिकल बॉडी डायगोनल पे होता है और वही कॉर्नर वाले पार्टिकल्स को टच करता है। कैसे करता है देख लेते हैं। ये आप लोगों का एक यूनिट सेल हो गया है, इस यूनिट सेल पे एक बॉडी डायगोनल ले लो, आप लोगों को तुरंत से समझ में आ जाएगा, उम्मीद मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो देखिए ये
इस तरह से आपने क्यूब बना लिया है, प्यारा नन्ना सा क्यूब। इसमें क्या करो, एक इस तरह की एक बॉडी डायगोनल ले लो, यहाँ पे एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल इसके कांटेक्ट में होता है, यही पार्टिकल इसके कांटेक्ट में होता है। ठीक, तो पार्टिकल एक दूसरे को कहाँ कांटेक्ट करते हैं, बॉडी डायगोनल पे। मतलब बॉडी डायगोनल वाली लेंथ जो है वो 4r के इक्वल होती है। ये मैंने 4r यहाँ पे लिख दिए हैं, ये इस तरह से टच करते हैं। ठीक, अब देखिए आप लोग जानते होंगे, यदि ये वाली लेंथ a है और ये वाली लेंथ a है, तो इसका मतलब है ये वाली ले लो, ये वाली ले लो, सारी लेंथ a ही है, तो फिर फेस डायगोनल कितना होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा, ये होगा √2a। अभी प्रीवियस में किया भी था अपन ने, √2a। ये वाला लेंथ कितना है a, तो इस वाले ट्राइंगल को ले लो, एक ट्राइंगल ले लो, कौन सा, ये वाला यार, ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, ये वाली लेंथ a ले लेते हैं, सब लेंथ मैंने रिप्रेजेंट कर दी है। कुल मिला के कौन सा ट्राइंगल हम लोग ले रहे हैं वो देख लीजिएगा। एक ये लाइन ले रहे हैं हम लोग, एक ये लाइन ले रहे हैं और एक ले रहे हैं हम लोग ये लाइन। इस ट्राइंगल का नाम रख देते हैं, तेरा नाम रख दिया ABC। ठीक, इसको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। इसमें हमारे पास लेंथ जो है एक है √2a, एक है a और एक है 4r। तो इससे क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से ट्राइंगल ABC में पुट कर दीजिए, 4r स्क्वायर जस्ट इक्वल्स टू a स्क्वायर जस्ट प्लस √2a होल स्क्वायर। ठीक, तो कुल मिला के आप लोगों के पास आ जाएगा 4r स्क्वायर जस्ट इक्वल्स टू 3a स्क्वायर, मतलब 4r जस्ट इक्वल्स टू √3a, मतलब r जस्ट इक्वल्स टू √3/4a। ये आ गया r एंड a का रिलेशन। क्या आ गया, ये r एंड a रिलेशन आ गया है। अब देखिए a कैसे रिलेटेड है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, a इक्वल्स टू 4r/√3। ठीक, एक ही बात है, उल्टा कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा आप लोग आराम से बता सकते हो। पैकिंग फ्रैक्शन PF मतलब कितने वॉल्यूम एग्जैक्टली ऑक्यूपाइड है। तो आप लोग जो है इसका यहाँ लिखिए 4/3 πr³ मल्टीप्लाइड बाई z हो गया 2 डिवाइडेड बाई a³ यहाँ पे लेना है। a³ को आप लोग कैसे लिख सकते हो, 4/3 πr³ मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई a की जगह आप क्या लिख लीजिए, r4r/√3। तो यहाँ पे वो रिलेशन काम आ गया, 4 क्या था, हाँ 4r/√3 का होल क्यूब। r से r कैंसिल हो जाएगा, फाइनली बचेगा 0.68 बचेगा। अब सोचिए यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन इतना है तो वॉइड फ्रैक्शन कितना होगा। तो मैं कहूँगा वॉइड फ्रैक्शन भैया इसमें से हटा दो 0.32। कोई परसेंट पूछे तो परसेंट ऑक्यूपेंसी कितनी है, मैं अलग अलग टर्म यूज कर रहा हूँ। परसेंट ऑक्यूपेंसी है 68% ऑक्यूपाइड है भैया। परसेंट वॉइड कितने हैं, वॉइड परसेंट कितने हैं 32% है भैया, है ना, खत्म। देखिए जिस यूनिट सेल में जितनी ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी होगी वो उतनी स्टेबल होगी। जितना ज़्यादा ऑक्यूपाइड होगा क्रिस्टल उतना स्टेबल होगा। ऑक्यूपाइड होने का मतलब पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं, स्पेस बहुत कम है, उनके बीच में स्ट्रांग बॉन्डिंग है। नेक्स्ट अपना है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, NND, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इक्वल्स टू 2r और r इक्वल्स टू होता है इतना, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई √3/4a, मतलब ये हो जाएगा नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ इज √3a डिवाइडेड बाई 2। कुल मिला के ये अपना हो गया बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। नेक्स्ट अपना यूनिट सेल है हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल। बेहद शानदार टॉपिक है, बहुत मज़ेदार है, बस नीट वाले बच्चे थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे आप लोगों को डेरिवेशंस नहीं करने। तो नेक्स्ट अपना यूनिट सेल है हेक्सागोनल यूनिट सेल। सबसे पहले हमें निकालना होता है A एंड R रिलेशन। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि हेक्सागन में A इक्वल टू B होता है लेकिन C डिफरेंट होता है। क्यूब में क्या था, A इक्वल टू B इक्वल टू C था। तो यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक तो होता है A और एक होता है हाइट। तो दोनों थोड़े से डिफरेंट हैं, तो ध्यान दोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। पहले हेक्सागन बना लेते हैं ताकि आप लोगों को बात समझ में आ जाए। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा होगा, क्या इलाज है ना, तो थोड़ा सा जो है डायग्राम आप लोगों को हो सकता है टेढ़ा मेढ़ा लगे। तो ये इस तरह से आपने ले लिया
ठीक, एक हेक्सागन बनाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है मेरे प्यारों, तो बाकी तो चीज़ें हम देख लेंगे। यूँ ऐसे जोड़ दीजिए, थोड़ा सा ये ट्रिकी है लेकिन टाइम लगता है इसमें, है ना। तो ये मैंने ले लिया इस तरह से यूँ, और ये मैंने बना दिया हेक्सागन। ठीक, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होगा लेकिन आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। काम में कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। यहाँ पार्टिकल्स होते कहाँ हैं? सबसे पहले तो आप लोगों को पता होगा पार्टिकल्स जो होते हैं सभी कॉर्नर्स पे होते हैं। ये सभी कॉर्नर ले लिए अपन ने। ठीक, इसके अलावा ये जो हेक्सागन वाले फेस सेंटर्स होते हैं यहाँ पे भी पार्टिकल्स होते हैं, तो यहाँ पे भी पार्टिकल्स लगा दो। अब 3 पार्टिकल इनसाइड द बॉडी होते हैं बिटवीन दीज 2 हेक्सागन्स, यहाँ पे भी 3 पार्टिकल होते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिएगा A इक्वल टू बी है, ये A एंड B है, दोनों के दोनों इक्वल मिलेंगे आप लोगों को। तो दिस लेंथ A, यहाँ पार्टिकल्स एक दूसरे को टच करते हैं तो दिस लेंथ A इक्वल्स टू 2r। ऐसे ये लेंथ भी 2r के इक्वल होती है। ऐसे ये पार्टिकल भी एक दूसरे को टच करते हैं तो ध्यान से देखना, ये लेंथ भी 2r होती है। हर एक ये वाली हेक्सागन की हर एक साइड 2r होती है, और अंदर की साइड भी सारी की सारी क्या होती है? 2r होती है। तो ये आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। ये लेंथ भी 2r मिलेगी आप लोगों को, ये लेंथ भी 2r मिलेगी आप लोगों को। ठीक, समझ में आ रही बात? कुल मिला के ऐसे ही यहाँ पे भी ये 2r मिलने वाली है, यहाँ पे भी ये 2r मिलने वाली है, इस तरह से। लेकिन हाइट ऑफ हेक्सागन डिफरेंट थिंग होती है और इसका रिलेशन हमें अलग से निकालना पड़ेगा। तो हाइट ऑफ हेक्सागन अलग चीज़ होती है, लेकिन ये सारी की सारी लेंथ क्या होती है? 2r होती है। अब मैंने A एंड R रिलेशन निकालना है, एक तो हाइट के लिए, एक ही हम निकाल चुके हैं, A इक्वल टू B इक्वल टू 2r, बट C नॉट इक्वल टू 2r, C जस्ट इक्वल टू हाइट, एंड हाइट हाउ रिलेटेड टू R, ये हम नेक्स्ट बात करेंगे। एक और चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी पैकिंग एफिशिएंसी में, वो है इसका हेक्सागन का वॉल्यूम। हेक्सागन का वॉल्यूम जो है वो होता है एरिया ऑफ हेक्सागन मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो सबसे पहले एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ हेक्सागन, क्योंकि हमें पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है और पैकिंग एफिशिएंसी में दोनों चीज़ें काम आएगी। एरिया ऑफ हेक्सागन, तो हम जानते हैं कि हमारा हेक्सागन जो है वो एक सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है और इसमें टोटल 6 क्या बनते हैं? टोटल 6 ट्राइंगल बनते हैं। सभी ट्राइंगल इक्विलेटरल होते हैं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल को किसी एक को ले लीजिए, तो एरिया हो जाएगा कितना? 6 मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक, किसी एक को उठा लीजिए, किसी एक ट्राइंगल को ले लीजिए, सभी इक्विलेटरल है, सारे एंगल 60 डिग्री हैं, सारी के सारे लेंथ जो है वो A है, A इक्वल टू क्या है? 2r है। हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल जस्ट इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाई बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। ठीक, तो इसकी हाइट निकाल लेते हैं। ये अपने लेंथ ले ली, दिस इज हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल। तो इसे क्या ले लो? साइन 60 ले लो, ये साइन थीटा है, ये साइन 60 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 60 साइन थीटा मतलब साइन 60 जस्ट इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर है h, हाइपोटेनियस है a। ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसकी वैल्यू होती है √3/2 जस्ट इक्वल टू हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल अपॉन a, मतलब हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल जस्ट इक्वल टू कितनी हो जाएगी? √3/2a। √3/2a क्या आ गई? हाइट आ गई। तो एरिया निकाल लेते हैं, इसी ट्राइंगल का क्या निकाल लेते हैं? एरिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जस्ट इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाई बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट √3/2a। ठीक, हाइट बेस हाफ। ठीक, कैलकुलेट कर लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल जस्ट इक्वल टू √3/4a²। ये मेडिकल वाले नीट वाले स्टूडेंट सीधा सीधा एरिया याद रख लें। ठीक, कैलकुलेट करने की फालतू में मेहनत नहीं करें, और जेई वालों को तो हर जगह करना ही पड़ेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसका एरिया कितना है? तो एरिया ऑफ हेक्सागन, एरिया ऑफ हेक्सागन जस्ट इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक, तो जस्ट इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो गया? √3/4a²। इट इज द एरिया ऑफ हेक्सागन। चलिए, यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। A एंड R रिलेशन हेक्सागन वाली साइड्स पे तो आ गया, हाइट को भी रिलेट कर लेते हैं, हाइट को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। हाइट हाउ रिलेटेड टू R एंड A। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ते। तो अभी हमने बात करी एरिया ऑफ हेक्सागन,
एरिया ऑफ हेक्सागन हम कैलकुलेट कर चुके हैं 6 मल्टीप्लाइड बाई रूट 3/4a। मैंने कहा यहाँ पे a इक्वल टू बी इक्वल टू सी नहीं होता, c डिफरेंट होता है, तो c होता है हाइट। हाइट को कैसे रिलेट करोगे, मैंने पहले ही डायग्राम बना के रख रखा है, क्योंकि मैं थोड़ा सा ऐसे सोचता हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइम, और मैं आप लोगों का टाइम कहीं भी वेस्ट नहीं करना चाहता। आप लोग जितनी देर क्लास में रहे फुल टाइम को यूटिलाइज करें, यही मेरा ड्रीम होता है। तो चलिए बच्चों, यहाँ हम क्या करते हैं, हम इस और इस लेयर के बीच के डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, और इस और इस लेयर के बीच का जो जस्ट डिस्टेंस होगा वो होगा जस्ट हाफ ऑफ हाइट। तो ये जो सेंटर देख रहे हो ना, ये जस्ट मिड पॉइंट है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है वो h/2 है। सेम h/2 आप लोगों को आगे भी मिल जाएगी, तो h/2 कुल मिला के कितनी हो जाएगी, h हो जाएगी। तो हमें फाइनली क्या करना है, h/2 फाइंड आउट करना है। देखो हम लोग पहले से ही जानते हैं, ध्यान से देखना, अभी भी मैंने बताया था कि ये स्फेयर इसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होता है। ठीक, ये दोनों स्फेयर्स एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में, मतलब ये डिस्टेंस हम पहले से ही जानते हैं, ये इक्वल टू a है। ठीक, अब यहां से एक सीधा लाइन खींच दो इस वाले पे, ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक, तो इन दोनों को ज्वाइन कर दो यहां से एक ट्राइंगल बनेगा, मान लेते हैं ABC एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ABC एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक, अब हमारे पास दो अननोन चीजें हैं, एक तो h/2 हमें नहीं पता और हमें ये वाली डिस्टेंस भी नहीं पता। तो सबसे पहले हमें ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए एक और ट्राइंगल ले लेते हैं, ये छोटा सा, ये बीच वाला जो छोटा सा ट्राइंगल है इसे अलग से ले लेते हैं। अब इस पूरे पोर्शन को क्या कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ जाए। मतलब ये है हमारा ऊपर वाला स्फेयर, ये इस कॉर्नर वाले किसी स्फेयर को कांटेक्ट कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग जैसा देख रहे हो वैसा ही बना रहा हूँ मैं, ये यहाँ पे इस तरह से अपने पास एक दूसरा स्फेयर है और ये तीसरा स्फेयर है, ये सेंट्रल वाला ट्राइंगल है, ये अपना अपर स्फेयर। देखो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ ए, ये बी और ये सी पॉइंट है। हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, जो कि h/2 है, और हम नहीं जानते कि ये डिस्टेंस कितनी है, इसीलिए एक और ट्राइंगल हम ले रहे हैं, ये वाला। ठीक, तो हमारा एम है इसे फाइंड आउट करना। सबसे पहले क्या करते हैं, इसे डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये वाली डिस्टेंस जो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर ये वाली अपने आप ही आ जाएगी, है ना। करते हैं शुरू। तो देखिए इस वाले ट्राइंगल को थोड़ा सा मैं सेपरेट करके जूम करके लिख रहा हूँ। ये अपना ABC कहाँ था, अलग पॉइंट, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, ये D पॉइंट, ये C पॉइंट। पहले क्या करते हैं, BCD ट्राइंगल को देखते हैं, BCD ट्राइंगल को देखते हैं। ये जो ट्राइंगल आप लोग देख रहे हो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, यहाँ पे तीनों लेंथ A है, तो ये सारे एंगल 60 डिग्री हैं। तो आप एक काम करो, इस ट्राइंगल को उठा लाओ और इसे सेपरेट आउट कर लो। ये वाला ट्राइंगल जो है इसे सेपरेट आउट कर लिया अपन ने यूं। ठीक, क्योंकि ये पूरा एंगल क्या था, 60 डिग्री था, तो यहाँ पे एंगल कितना आएगा, 30। ये पूरा एंगल था 60, तो यहाँ पे एंगल आएगा 30। ठीक, और ये एंगल 30 है, तो ये एंगल अपने आप ही कितना हो गया, 120 हो गया। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखते रहना, BD और ये है अपना C। ठीक, इसमें साइन रूल लगाते हैं, तो साइन रूल क्या होता है, साइड अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू साइड अपॉन साइन थीटा। तो हमें कौन सी डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, ये इसे x मान लेते हैं, हमें ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। इसमें ये वाली डिस्टेंस कहाँ है, x, ये रही। ठीक, तो अपन कहेंगे x डिवाइडेड बाई सामने का एंगल कितना है, 30, तो साइन 30 जस्ट इक्वल्स टू, एक एंगल और ले लेते हैं 120 एंड a, क्योंकि हम ये वाली लेंथ जानते हैं, a है, ये यही लेंथ है प्यारे बच्चों। तो ये हो जाएगा a डिवाइडेड बाई साइन 120, यहाँ पे आ जाएगा साइन 30, यहाँ पे आ जाएगा 120। अब क्या करो, साइन 30 की वैल्यू होती है x डिवाइडेड बाई 1/2 और इसकी वैल्यू होती है साइन 120 की वैल्यू cos 30 के इक्वल, मतलब √3/2। इस तरह से वैल्यूज होगी। अब आप यहाँ से क्या कर लो, x फाइंड आउट कर लो। तो यहाँ से आप लोग x फाइंड आउट कर लो, x की वैल्यू आ गई कितनी, a/√3, ये वैल्यू आ गई यहाँ से x की वैल्यू यदि आप लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे तो इस x से अब इस वाले ट्राइंगल पे आ जाओ। तो अब ट्राइंगल कर लेते हैं ABC। इन ट्राइंगल
ए बी सी, अब हम क्या जानते हैं, तो देखो इस ट्राइंगल ए बी सी में अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, ये हाइट है हमारे पास a/√3 और ये साइड है a। अब हमारे पास बची है h/2, क्योंकि ये एंगल है 90 डिग्री, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिएगा। तो a² जस्ट इक्वल्स टू a/√3 स्क्वायर प्लस h/2 स्क्वायर। ठीक, इसे सॉल्व कर लीजिए, a² इक्वल्स टू a/√3 का होल स्क्वायर, मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, कुछ कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई हमने। तो यहाँ से हाइट कितनी आ जाएगी, यहाँ से हाइट कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग, तो यहाँ से हाइट आ जाएगी √2/3a, h/2 आ जाएगा, तो 2 हाइट आ जाएगी इतनी, हाइट इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई √2/3a आ जाएगा। इसे कैलकुलेट कर लेना, ये तो आसान है, पाइथागोरस थ्योरम में लगाइए। तो फाइनली मैंने बता दिया आप लोगों को, हाइट इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई √2/3a, a इक्वल्स टू कितना है 2r है, हम जानते हैं, तो इसे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, h जस्ट इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2r, तो मतलब सीधा 4r लिख दो, 4r√2/3 4r। ठीक, इस तरह से अपन ने क्या कैलकुलेट कर ली, दो चीज़ें कैलकुलेट कर ली, एक हमने कैलकुलेट कर लिया एरिया ऑफ हेक्सागन, अब हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, हाइट कैलकुलेट कर ली, हाइट आ गई अपनी 2√2/3a। ठीक, अब ये नीट वाले स्टूडेंट्स क्या करें, सीधा रिलेशन कई बार पूछा जा सकता है, इतना सा लर्न कर लें, MTR मुझे तो रट लो, इसे रट लो, नीट वाले जेई वाले सोल्व कर देंगे, जेई वालों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कुल मिला के हमें हेक्सागन की हाइट, हेक्सागन का एरिया सब मिल गया, तो वॉल्यूम भी आ गया, वॉल्यूम इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, खत्म। तो अब क्या करते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन, वॉइड फ्रैक्शन, ये सब कर लेते हैं, काफ़ी देर हो गई हमें, तो नेक्स्ट कर लेते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, वॉइड फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन जस्ट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मल्टीप्लाइड बाई जेड, इसके लिए जेड कितना होता है, रैंक ऑफ यूनिट सेल या इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल इन ईच हेक्सागोनल यूनिट सेल 6 होते हैं, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब, मत कर देना, वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन, वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन कितना हो जाएगा, बेस एरिया हो गया इतना, ए की जगह मैं सीधा 2r लिख रहा हूँ ना, ए हमेशा a इक्वल टू 2r होता है हर जगह, इसमें a इक्वल टू 2r होता है, हेक्सागन में याद रख लेना, तो सीधा रख रहा हूँ मैं, आगे लिख देना 2 मल्टीप्लाइड बाई √2/3 2r, खत्म बात। इसे पैकिंग फ्रैक्शन निकालोगे तो पैकिंग फ्रैक्शन आएगा 0.74, सेम एज FCC, दोनों का पैकिंग फ्रैक्शन सेम होता है, तो वॉइड फ्रैक्शन भी ऑब्वियसली सेम होगा 0.26। कोई पूछे भैया कितना परसेंट खाली है, 26% खाली है, मतलब कोई पूछे पैकिंग एफिशिएंसी इन परसेंटेज, तो हम कहेंगे 74%, क्या यार 74%, एंड वॉइड परसेंट इक्वल्स टू 26%। ठीक, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इज जस्ट इक्वल्स टू 2r जस्ट इक्वल्स टू a इन टर्म्स ऑफ हाइट के टर्म में आप लोग क्या करिएगा, हाइट का रिलेशन देख लीजिए, हाइट ऑफ हेक्सागन होती है 2 मल्टीप्लाइड बाई √2/3a, a की जगह क्या कर दीजिए 2r रख दीजिए। हमने 4 तरह के यूनिट सेल पढ़े, सिंपल क्यूबिक, FCC, BCC, हेक्सागोनल, कंप्लीट डिटेल पढ़ाई मैंने। क्या पढ़ाया, टॉपिक लिखे हुए ऊपर, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड स्फीयर ऑफ रेडियस, पैकिंग फ्रैक्शन, वॉइड फ्रैक्शन, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। ठीक, अभी चैप्टर धीरे धीरे डीप में जा रहा है, डीप में गहरा होता जा रहा है। जैसे जैसे चैप्टर डीप हो रहा है वैसे वैसे क्वेश्चंस की वैरायटी बढ़ रही है, तो क्वेश्चन का जो मैं सेशन लेके आऊँगा उसमें आप तभी एग्जिस्ट करेंगे जब आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। तो प्लीज़ आप लोग तीनों लेक्चर्स को अच्छे से देखें, अच्छे से चीज़ों को नोट करें और प्रैक्टिस सेशन में आ जाएं। और इसके बाद आप लोगों को किसी भी बुक से, चाहे आप एन अवस्थी उठा लेना, चाहे आप GRB उठा लेना, चाहे आप सिंगेज उठा लेना, कोई सी भी बुक हो, कोई सा भी कोचिंग हो, कैसी भी क्वेश्चन हो, यदि क्वेश्चन नहीं बने तो बताना, मैं सेशन लेके आऊँगा बढ़िया वाले क्वेश्चंस का, जेईई एडवांस्ड वालों का, नीट वालों का, जेईई मेंस का अलग अलग से। तो वो आप एग्जिस्टेंस तभी होगा जब आप लोग वहाँ पे पहले से मेहनत करके आए हो। तो प्यारे बच्चों, बहुत मेहनत करनी है और ये सब बहुत इंटरेस्टिंग होता है। मैं थोड़ा सा सीरियस हो जाता हूँ पढ़ाते टाइम, पता नहीं क्यों, नेचर ऐसी है।
तो मैं जोक नहीं सुना पाता, ज़्यादा हंस नहीं पाता। जहाँ हंसने वाले गेम आते हैं, कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत मज़ेदार फनी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे हंसेंगे। इसके अलावा आप लोगों को पता है अपने केमिस्ट्री ब्लॉग्स पे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक भी चल रही है, तो आप लोग ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में भी फॉलो करें, आप लोगों को बहुत मज़ेदार चीज़ें मिलेगी। एकदम नए सिरे से आप लोगों को रिफ्रेश केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। शायद यूट्यूबर ऐसे नहीं पढ़ाते हैं, तो आप लोग भी केमिस्ट्री ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करिए। यदि आपको मज़े आ रहे हैं तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। यदि आप लोगों को इस टॉपिक में कहीं कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और आप लोग ऐसे मोटिवेट करने के लिए भी कमेंट्स कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, मिलते हैं।